गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी फिर से वीणा क्लास भाग 3 को वीणा भाग 1 है कक्षा 3 की हिंदी की बुक को KVS PRT के लिए फिर से एक बार पढ़ेंगे। ठीक है। पाठ 11 जिसका नाम है और एक जादुई पिटारा। एक जादुई पिटारा भाषा की कौन सी विधा है? भाषा की कविता विधा है। अब इस कविता को हम पढ़ते हैं ध्यान से। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। ठीक है। अब देखिए, कवि यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, एक पिटारे एक संदूक को खोला। पिटारे का मतलब होता है संदूक। ठीक है। संदूक खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। गप्पू गोले का मतलब हम धागे से लगा सकते हैं, एक गोल धागा मिला। गोले पर जब बांधी सुतली, सुतली का मतलब है जब गोले पर एक गोला मिला, उस पर जब हमने धागा बांधा, लगा नाचने बन कठपुतली। ठीक है। जब धागा बांध के हमने क्या बना दिया, उसको कठपुतली बना दिया। तो कठपुतली को आप जानते हैं, पहले जो कठपुतली होती थी उनको धागे से ही हाथों की तरह नचाते थे। ठीक है। तो वही इस कविता में भी किया जा रहा है। कठपुतली ने गाड़े खूंटे। अब जब कठपुतली नाचने लगी तो अचानक कठपुतली से क्या निकला? खूंटे। ठीक है। अब उसने खूंटे निकला। जब खूंटे को गाड़ा गया तो उसमें से कितने ऊंट निकले? 900 ऊंट वहां पर आ गए। ठीक है। उन ऊंटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। जब उन ऊंटों पर बैठकर हम क्या करने लगे, सवारी करने लगे, घूमने लगे, तो रास्ते में एक सुपारी मिली। रास्ते में क्या मिली? सुपारी। ध्यान में रखना, पहले कठपुतली बनाया गया, पहले गप्पू गोला बनाया गया, फिर गप्पू गोले से कठपुतली, फिर कठपुतली ने खूंट को बनाया, फिर जिसमें से ऊंट 900 ऊंट निकले। ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद सवारी जब ऊंटों से हमने करना शुरू किया तो हमें सुपारी मिली। उसी सुपारी को जब काटा, उसमें निकला 9 मन आटा। जब हमने उस सुपारी को काटा, लोग बूढ़े लोग क्या खाते हैं, सुपारी को काट काट खाते हैं, उसमें से कितना आटा निकला? 9 मन आटा निकला। उस आटे पर नारियल फोड़ा। अब जो आटा निकला उस पर क्या किया गया? नारियल को फोड़ा गया। नारियल फोड़ने पर उसमें से क्या निकला? उसमें से निकल पड़ा एक घोड़ा। जिसमें से क्या निकला? एक घोड़ा निकला। नारियल को फोड़ने पर ही क्या निकला? घोड़ा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। घोड़े को जब ऐंड लगाई, ठीक है, घोड़े को जब पैर से आप देखते हैं कि दोनों तरफ रस्सी बंधी होती है, जब ऐंड लगाई जाती है, ठीक है, तो क्या करता है वो घोड़ा? आसमान में ले पहुंचा भाई। यानी जो जिस घोड़े पर लगाम लगाई गई, ऐड का मतलब होता है लगाम लगाना, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ऐड का मतलब होता है लगाम लगाना। तो जैसे हमने लगाम लगाया, वह घोड़ा आसमान ले पहुंचा। ठीक है। पाया वहां एक गुब्बारा, जिस पर छेद हुए थे 12। जैसे ही आसमान में पहुंचा तो वहां गुब्बारा दिखा। उस गुब्बारे में कितने छेद थे? उस गुब्बारे में 12 छेद थे, 12 छेद थे। छेद का मतलब होल किया गया था। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है एक छेद पर था स्टेशन। स्टेशन का मतलब जो स्टेशन जहाँ पे रेलगाड़ियाँ रुकती हैं उसको स्टेशन यहाँ पे कहा गया है। जिस पर खड़ा हुआ था इंजन, उस स्टेशन पर एक इंजन दिख रहा था। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े 2 भैंसे। अब उस इंजन को ऐसा धोया गया पानी के जरिए कि उसमें से क्या निकले? उसमें से 2 भैंसे निकले। ठीक है। किसमें से? इंजन में से। भैंसे लाकर जोता खेत। ठीक है। और भैंसों को से बनाकर हम खेत जोतना शुरू कर दिए। नाज हुआ 1200 सेर। और नाज का मतलब यहाँ से है अनाज से। ध्यान रखिएगा, ऐसे चीज़ों के अर्थ पूछे जाते हैं। ठीक है। नाज का मतलब अनाज, और अनाज कितना हुआ? 1200 सेर अनाज हुआ। खाखा नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। अब खा के नाज हुए दीवाने। खा के जितने भी पहलवान लोग थे वो दीवाने हो गए।
चले चाल बेहद मस्ताने, और मस्तानी चाल से चलने लगे। ठीक है, इस तरह से ये कविता आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे पार्ट 12 की। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम अंडरलाइन के करते हुए पढ़ते। पार्ट 12 को हम देखें तो पार्ट 12 जो आपकी चैप्टर है उसका नाम है अपना अपना काम, और ये इकाई 4 के अंतर्गत आता है, जिसका नाम भी क्या है, अपना अपना काम। अपने अपने काम में हमें कहानी पढ़ना है। ठीक है, आइए कहानी को हम देखते हैं। सिमरन सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ठीक है, सिमरन इसका पहला चरित्र है सिमरन, और कहाँ पे बैठी थी, बाग में बैठी थी। बाग में बैठ के किस चीज़ का काम कर रही थी, स्कूल का काम। ओहो मैं तो थक गई। अब काम करने के बाद सिमरन बोल रही है कि ओहो मैं तो थक गई, इतना सारा काम, लिखने पढ़ने का काम। ठीक है, वह सोचने लगी। अब ये किसने कहा, ये वहाँ पे बाग में बैठी सिमरन ने कहा, ओहो मैं तो थक गई, इतना सारा काम लिखने पढ़ने का होता है। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर जाओ तो वहाँ पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। अब वह वहाँ पे बाग में बैठे बैठे सिमरन क्या सोच रही थी, सोचने लगी कि स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर जाओ तो वहाँ फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना न पड़ता। ठीक है, पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही हैं। अब जब बाग में बैठी थी, बाग में उसने सबसे पहले किसको देखा, मधुमक्खियों को। मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। अब सिमरन क्या कहती है, सिमरन का कथन क्या है, सिमरन कहती है मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। ठीक है, भिन भिन करती मधुमक्खियां अब रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली, मधुमक्खियां अचंभित होकर क्या बोल रही हैं, अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो। कौन कह रही है, मधुमक्खियां। तब इतने पर सिमरन क्या बोल रही है, मुझे क्या सुख है। ये कौन बोल रहा है, सिमरन। इतना तो पढ़ना पड़ता है, मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। सिमरन क्या क्या कह रही है, मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है, मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन उड़ना चाहती हूँ। और सिमरन ये किससे कह रही है, मधुमक्खी से कह रही है। ये कथन आप याद रखिएगा। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है, सारे दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। अब मधुमक्खी क्या बोल रही है कि इधर उधर उड़ना तो हमारा काम है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रस को इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करते करते पंख क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। सिमरन ने कान बंद कर लिए। ओहो, सिमरन ने कहा, सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी। ना ना ना, मुझे ये मधुमक्खी नहीं बनना है। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। कौन देख रही है, सिमरन। अब सिमरन कह रही है क्या कि हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। पेड़ हंसने लगा, और पेड़ ने सिमरन से क्या कहा, सिमरन से कहा, मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। ठीक है, सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। ठीक है, कौन कह रही है, सिमरन। सिमरन कह रही है पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। आगे कहानी में है कि लेकिन इन चिड़ियों की अब सिमरन ने देखा ऊपर उड़ते हुए चिड़ियों को। अब कह रही है कि लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। ना ना ना, यह क्या सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। अब उसमें से एक चिड़िया ने सिमरन की आवाज़ सुनी तो बोली, ना ना ना, यह क्या सोच रही हो, एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उठती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और ये कौन कह रहा है, चिड़िया कह रही है। और
तब सिमरन बोली, बस बस बस, मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। ठीक है। उसने किससे किससे बात किया? मधुमक्खी से बात किया, पेड़ से बात किया और चिड़ियों से बात किया। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट। आपका अगला चैप्टर है पाठ 13 और पाठ 13 का नाम है पेड़ों की अम्मा धिमका। ठीक है। ये कहानी श्रीमती धिमका पर आधारित है। ये श्रीमती धिमका है। धिमका धिमका को क्या कहा जाता है? अम्मा और वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है। किसको? धिमका को। ठीक है। अब धिमका का जन्म कहाँ हुआ था? धिमका का जन्म कर्नाटक के तुमकुरू जिले में हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती थी। पिछले 80 वर्षों से धिमका सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। 80 वर्षों से सड़कों के किनारे क्या लगा रही हैं? पौधा। ठीक है। पैसे की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया था। धिमका सालू मर्दा धिमका के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। धिमका को सालू मर्दा धिमका के नाम से भी जाना जाता है। सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं। ठीक है। सालू मर्दा का कन्नड़ भाषा में जो अर्थ है उसका मतलब है पेड़ों की पंक्ति। ठीक है। उन्हें बस इसी नाम से जाना जाता था। ठीक है। धिमका जो थी हुलिकुल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात है। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए जिनकी संख्या 8000 से अधिक है। इनसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग किया। उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया? भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया 2019 में। इनकी उम्र 107 वर्ष है। कितनी है? 107 वर्ष। आज भी अपने अच्छे कामों में सक्रिय हैं। धिमका को भारत के कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली धिमका का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श था। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर सामाजिक कार्य के लिए समर्पित रहती थी। ठीक है। और इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है कौन? धिमका। ठीक है। तो आपको धिमका के जीवन पर के बारे में पता चला और इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि हमें भी पर्यावरण के प्रति सम्मान रखना चाहिए, आदर भाव रखना चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं लास्ट अगले चैप्टर की ओर जिसका नाम है पाठ 14। पाठ 14 को हम देखें। पाठ 14 जिसका नाम है किसान की होशियारी। ये क्या है? भाषा की कौन सी विधा है? भाषा की कहानी विधा है। ठीक है। यह एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने भालू से क्या कहा? किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। ठीक है। अब भालू ने किसान से कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। किसान ने आलू बो दिया। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। ठीक है। अगली बार भालू ने कहा, अब भालू फिर से खेत के पास आया, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान ने क्या बो दिया? गेहूं। पहली बार आलू बोया था। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं और भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी। किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। ठीक है।
तो ये एक कहानी थी और इसमें जो कथन है, भालू ने किसान से क्या कहा, किसान ने भालू को क्या कहा, ठीक है, क्या क्या बोया, ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर एंड किया जाता है। अब क्वेश्चन की सीरीज आपको स्टार्ट होगी तो एक साथ स्टार्ट होगी, और कल ये आपका वीणा भाग 1 कक्षा 3 की हिंदी बुक आपकी यहीं पर कंप्लीट कर दी जाएगी। और कल के बाद क्वेश्चन जो पिछले सारंगी 2 का भी क्वेश्चन बचा हुआ है और वीणा का भी क्वेश्चन एक साथ अब लिखा जाएगा, ठीक है। और उसमें ही आपको आकलन करना पड़ेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है।